गुड इवनिंग, गुड इवनिंग राज वर्मा, सपना और जो लोग भी क्लास में हैं, एक बार मुझे बताएं कि क्या मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है। नमस्ते, प्रणाम, मेरी आवाज़ आप तक क्लियर पहुंच रही है? गुड इवनिंग। ये देखिए आपको मिल जा रहा है यहाँ पर अनअकैडमी जुडिशरी की तरफ से 20 से 22 जुलाई तक अगर आप 18 मंथ का या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको फिजिकल नोट्स बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। ये है अजय कुमार जी, गुड इवनिंग। फातिमा गुड इवनिंग। राज वर्मा गुड इवनिंग। चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद सारथी 6.0 एक बैच की शुरुआत हो रही है अनअकैडमी पर। इस बैच का भी लाभ लिया जा सकता है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लीगल ओम जुडिशरी फाउंडेशन बैच की भी शुरुआत हुई है और ये बहुत जल्दी हुई है। 13 जुलाई से ही इसकी शुरुआत हुई। तेरह जुलाई से इसकी शुरुआत हुई है। इसको राजस्थान जीएलओ के लिए भी बैच शुरू हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स के लिए रैपिड है। उसके उत्तराखंड मेंस की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है। हरियाणा एडीए मॉक टेस्ट है। हरियाणा एडीए स्पेशल सिलेक्शन बैच है। तो सारी चीज़ें हैं। आइकॉनिक लिंकिंग बैच भी है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही हैं। इसको नीचे नीचे वाली तो चलिए अब हम लोग आज क्या करने वाले हैं। सीपीसी का आप देख रहे हैं कि ये तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में तो कुछ खास हो ही नहीं पाया था, तो हम लोग दूसरे पार्ट में अच्छा किए हैं और तीसरा पार्ट आज है, तो आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। जब आप थक जाइएगा तो बताइएगा कि अब रहने देते हैं, कल कर लेंगे सुबह। चलिए तो ये आज का पहला प्रश्न ये है। पहला प्रश्न ये है कि जहां प्रारंभिक डिक्री से की गई कोई अपील मर्यादा से बाहर होने के आधार पर न्यायालय द्वारा खारिज कर दी जाती है, वहां व्यथित पक्षकार को सर्वोत्तम उपचार क्या उपलब्ध है? प्रश्न समझ रहे हैं ना फातिमा जी? ये कह रहा है कि अगर टाइम बीत गया और अपील की गई और अपील जो है रिजेक्ट हो गई, डिसमिस हो गई, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? पुनर्विलोकन की, पुनरीक्षण की, द्वितीय अपील की, निर्देश जारी करने का। इसका जो सही ऑप्शन है, बताते रहिएगा, इसका सही ऑप्शन होगा पुनर्विलोकन करने का। क्योंकि पुनर्विलोकन ही ऐसी चीज है कि ऐसे मामलों में हो सकता है जहां अपील भी होती है और पुनर्विलोकन भी हो सकता है एक सेम चीज का। अन्यथा पुनरीक्षण वालों मामलों में क्या होता है कि या तो पुनरीक्षण होगा या तो अपील होगी। निर्देश में भी यही बात है। ठीक, तो ये पुनरीक्षण हो जाएगा। ये है आपका अगला प्रश्न। ये है आपका अगला प्रश्न। ये कह रहा है कि व्यथित व्यक्ति व्यवहार न्यायालय के आदेश या निर्णय के लिए पुनर्विलोकन आवेदन निम्नलिखित में से किस एक आधार पर नहीं कर सकता? कौन से एक आधार पर पुनर्विलोकन के लिए आवेदन नहीं हो सकता? किसी ऐसी डिक्री या आदेश से जिसकी अपील अनुज्ञात है किंतु अपील नहीं की गई है। आदेश या निर्णय व्यथित व्यक्ति की अनुपस्थिति में पारित किया गया है। डिक्री या आदेश जिसकी अपील अनुज्ञात नहीं है, ऐसे विनिश्चय जो लघुवाद न्यायालय के निर्देश पर किया गया। इसमें सही ऑप्शन आप बताइए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कौन से आधार पर पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता? यह है ऑप्शन नंबर बी, व्यथित व्यक्ति की अनुपस्थिति के आधार पर रिव्यू नहीं होगा। ठीक, बाकी ये तीनों आधार हैं और ये पुनर्विलोकन से संबंधित प्रोविजन सीपीसी के सेक्शन 114 में है और आर्डर नंबर 47 में है। सही है। किन परिस्थितियों में धारा 115 के अंतर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता पुनरीक्षण के लिए आदेश प्रस्तुत किया जा सकता है?
115 के अंतर्गत व्यवहार प्रक्रिया संहिता के पुनरीक्षण के लिए आदेश प्रस्तुत किया जा सकता है यदि उस मामले में अपील करने की अनुमति उपबंध न करती हो, यदि अधीनस्थ न्यायालय अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा हो, न्यायालय को प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा हो, उपयुक्त समस्त परिस्थितियों में रिवीजन किया जा सकता है। ऑप्शन आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं ऑप्शन में ज्यादा। तो रिवीजन कब किया जा सकता है? पुनरीक्षण हो सकता है सभी परिस्थितियों में, अपील नहीं होती हो, न्यायालय ने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया हो या क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में असफल रहा हो, सभी परिस्थितियां हैं। सेक्शन कौन सा है? 115। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि सीपीसी के 1908 के अधीन जब एक बार पुनरीक्षण दाखिल हो जाता है तो यह कार्यवाहियों को रोक देता है, पूर्व न्याय की तरह प्रभावी हो जाता है, तत्काल राहत के लिए व्यादेश की तरह कार्य करता है कि न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई को रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय वहां जहां कि ऐसे वाद या कार्रवाई को न्यायालय ने रोक दिया। क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। न्यायालय के समक्ष वाद या अन्य कार्रवाई को रोक के रूप में प्रवर्तित नहीं होगा, सिवाय वहां जहां वाद या कार्रवाई न्यायालय को रोक दिया। वेरी गुड। अगला सवाल है आपका ये, अगला आपका यह है कि निम्नलिखित में से कौन सिविल कार्रवाई के अधीन गिरफ्तार किए जाने से अवमुक्त नहीं है? ध्यान रखिए, मुक्त नहीं है। अपने न्यायालय को जाता हुआ न्यायाधीश, विधानमंडल का सदस्य जब सत्र प्रारंभ हो, स्त्री और डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जबकि वह कार्यालय में कार्यरत है। इसमें से कौन है ऐसा जिसे छुट्टी नहीं मिलेगी? ऑप्शन नंबर डी, डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जबकि वह कार्यालय में कार्यरत है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट पाने का अधिकार नहीं है? संघ सरकार के मंत्रियों को, राज्य सरकार के मंत्रियों को, कि भारत के उपराष्ट्रपति को, कि विश्वविद्यालय के कुलपति को? न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्राप्त किसे नहीं? ये क्वेश्चन कौन सी धारा पर है? तो सेक्शन 133 है सीपीसी का। सेक्शन 133 में ही बताया गया है कि किनको पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी गई। अब उसमें ये विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं आते। निम्न में से कौन व्यक्ति न्यायालय में पर्सनल अपीयरेंस से छूट पाने का हकदार नहीं है? भूतपूर्व भारतीय राज्य के शासक, राज्य विधान परिषद के सभापति, राज्यों की मंत्री की कलेक्टर। सही ऑप्शन, सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कलेक्टर। इनको छूट नहीं है, बाकी सबको छूट है। नेक्स्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत व्यवहार न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से किसे छूट प्राप्त नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति, मंत्रीगण, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। किसको नहीं होगी? अंदाजा है, उपराष्ट्रपति को होगी, मंत्रीगण को होगी, सर्वोच्च न्यायालय के, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होगी, लोकसभा के अध्यक्ष को छूट नहीं दी गई है। ये सारी चीजें कौन से सेक्शन में हम लोग पढ़ रहे हैं? सेक्शन 133 में। ठीक है सपना, अजय, राज? ये देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा विधायी निकायों के सदस्यों को सिविल कार्रवाइयों में मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित है? विधायी निकायों के सदस्यों की सिविल मामलों में गिरफ्तारी और निरोध से संबंधित कौन सी धारा है? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 135A। 135A के अनुसार क्या है कि विधायी निकाय सदस्य सिविल मामलों में गिरफ्तार व निरोध से छूट प्रदान किया गया है। कौन कौन है ये बात इसी में बताई गई।
नेक्स्ट है कि सिविल प्रक्रिया संहिता में अधीनस्थ न्यायालयों की भाषा की घोषणा की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय में भाषा की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा? क्या सही है इसमें से? इसका सही ऑप्शन, सौरभ जी गुड इवनिंग। हाँ, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। वेरी गुड सपना, राज, अजय, राज्य सरकार द्वारा। कौन सा सेक्शन है? तो 137 है। बाकी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है वो कौन होगी? ये 348 जो है वो आर्टिकल संविधान का ये बताता है। नेक्स्ट, वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए जो उसे दी जाए लिखित रूप में होगी। ऐसा प्रावधान सीपीसी के कौन सी धारा में? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है कि जो कुछ भी होगा लिखित में ही होगा। ये कौन सी धारा में? 141 में है, 42 में है, 43 में है कि 44 में? वेरी गुड सपना, वेरी गुड। सेक्शन 142 के अंतर्गत जो कुछ भी देंगे, चाहे समन भेजेंगे, चाहे सूचना भेजेंगे, चाहे कोई आदेश देंगे, सब लिखा हुआ होना चाहिए। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा प्रत्यास्थापन यानी रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत सम्मिलित करती है? 134, 144, 148 ए, 151। रेस्टिट्यूशन के सिद्धांत कौन सी धारा में मिल जाते हैं? ये है आपका सेक्शन 144। सेक्शन 144। हाँ, रेस्टिट्यूशन प्री का तो ये भी एक सवाल हो गया। और रेस्टिट्यूशन को ही क्या कहते हैं? इस धारा के अंतर्गत जो आदेश दिया जाता है उसे हम डीम्ड डिक्री कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डीम्ड डिक्री कहते हैं इसको। क्यों डीम्ड डिक्री कहते हैं? क्योंकि आपने सेक्शन 2 के क्लास नंबर 2 में डिक्री की जो परिभाषा पढ़ी है उसमें कहा है ना कि डिक्री के अंतर्गत वो सारी चीजें जो परिभाषा में आती हैं, उसके अलावा डिक्री के अंतर्गत धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का उदाहरण भी आता है। तो ये डिक्री के इसेंशियल को तो कंप्लीट नहीं करता, लेकिन डिक्री मान लिया जाता है। सीपीसी के सेक्शन 148 के अनुसार न्यायालय नियत अवधि में कितने दिनों की वृद्धि कर सकता है? 138, 90, 60, 15। इसका सही जवाब खुशबू प्रजापति बताइए। इसका सही जवाब 30 दिन। न्यायालय जहां भी कहीं समयावधि निर्धारित की गई हो उसमें 30 दिन बढ़ा सकता है। कौन सी धारा में था? सेक्शन 148 के अंतर्गत। सीपीसी के 1908 के अधीन कैविएट तब दाखिल किया जा सकता है जब कोई वाद संस्थित हो, कार्यवाही आरंभ या संस्थित हो, वाद कार्य संस्थित किए जाने वाला हो, और या वाद या कार्यवाही संस्थित हो या संस्थित किया जाने वाला हो। क्या है? वाद या कार्रवाई संस्थित हो या संस्थित किया जाने वाला हो। ऑप्शन नंबर डी। सीपीसी के किस धारा के तहत साम्य न्याय और सद्विवेक के सिद्धांत को शामिल किया गया? 121, 31, 41, 51। साम्य न्याय एवं सद्विवेक। सही ऑप्शन 151। क्यों है? क्योंकि ये सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति है।
सिविल न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति दी गई है इसमें। 482 जब सीआरपीसी का आप पढ़ते हैं तो वहां हाई कोर्ट की, क्रिमिनल कोर्ट मत लिख दीजिएगा, हाई कोर्ट की इनहेरेंट शक्ति है। 165 जब आप एविडेंस का पढ़ते हैं उसमें भी इनहेरेंट पावर है, तो वो किसी भी कोर्ट का है, ट्रायल कोर्ट का। तो सीपीसी के अंतर्गत 151 में। सीपीसी के सेक्शन 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? अभी चर्चा ही चल रही थी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा कि किसी भी न्यायालय के द्वारा? किस न्यायालय द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है? 151 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी सिविल न्यायालय द्वारा। ठीक, चलिए बता दीजिए फिर कि अंतर्निहित शक्ति से संबंधित यानी सेक्शन 151 से रिलेटेड केस कौन सी है लीडिंग? मनोहर लाल बनाम सेठ हीरालाल, कॉटन कारपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक, सत्यव्रत विश्वास बनाम कल्याण कुमार रिस्कू, रजनीबाई बनाम कमला देवी। कोई बात नहीं सौरव, आप अपना सब लोग करें। ठीक, ये ऑप्शन नंबर ए है, मनोहर लाल वर्सेस सेठ हीरालाल। जहां भी इनहेरेंट पावर की बात आती है उसमें यही केस लीडिंग केस कहलाती है। वेरी गुड खुशबू। अगला प्रश्न आपका ये है, आकस्मिक चूक के कारण निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों में लिपिकीय, गणितीय या त्रुटियों को सीपीसी के किस धारा के अंतर्गत सुधारा जा सकता है? का सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है 152। गणितीय या लिपिकीय यानी क्लर्कियल या अर्थमेटिकल मिस्टेक। धारा 152 सीपीसी के तहत निर्णयों एवं आदेशों में संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? व्यथित व्यक्ति को है कि व्यथित व्यक्ति जिसे न्यायालय ने अनुज्ञा दी हो, कि पक्षकारों में से कोई, कि सरकारी प्लीडर? किसको है अधिकार? कहता है कि किसी को, पक्षकारों में से कोई भी कर सकता है। 152 के अंतर्गत जो सुधार करना है वो कोई भी कर सकता है। सीपीसी के निम्नलिखित में से किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है जहां जनता की पहुंच हो? 153A, 153B, 153C, 153D। किसमें है? 153B। क्या नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है क्या? 153B में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ये कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधिक वाद संस्थित करने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता नहीं? रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करने के लिए कहां होता है? ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 8 में होता है रिप्रेजेंटेटिव सूट। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, कहता है इसमें से कौन सी चीज उसमें से नहीं है। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि हम लोगों ने सेक्शन वाला पार्ट खत्म कर दिया, अब ये ऑर्डर वाली बात शुरू हो गई।
यहां से। तो चलिए, वादों की बहुलता, एक ही हित, न्यायालय की अनुमति, जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा, क्या जरूरी नहीं है? सही ऑप्शन है कि जिनका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उनकी लिखित अनुज्ञा होना जरूरी है। हेलो हेलो, हाँ रोहित जी, प्रणाम। नहीं नहीं नहीं, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं क्लास लेके फ्री होता हूँ ना तो मैं फोन करता हूँ आपको, ठीक है? ठीक, प्रणाम। नेक्स्ट है आपका, वाद पदों की रचना करना पक्षकारों का कर्तव्य है कि अधिवक्ताओं का कर्तव्य है कि न्यायालय का कर्तव्य है कि न्यायालय के सरकारी वकील का कर्तव्य है? किसका कर्तव्य है वाद पद की रचना करना? वाद पदों की रचना करना है न्यायालय का कर्तव्य। जैसे चार्ज फ्रेम करना नहीं होता है, तो वही वाद पद का मतलब विवाद्यक निर्धारित करना किसका काम है? ये न्यायालय का काम है ना। विवाद्यक बेटा, इशू, इशू बनाना, क्योंकि ये प्लेंटिफ जो है वाद पत्र फाइल करता है, डिफेंडेंट जो है वो लिखित कथन फाइल करता है। अब ये प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट के आधार पर ही तो इशू डिसाइड होते हैं, और ये इशू को फ्रेम करने का काम कोर्ट का होता है। किसी मुकदमे में किसी आवश्यक पक्ष को शामिल न किए जाने, मतलब नॉन ज्वाइंडर का परिणाम क्या होगा? मुकदमे की बर्खास्तगी, मुकदमे का स्थगन, मुकदमा जारी रहेगा, लागत का अधिरोपण। मैं इसको थोड़ा बता दूंगा, अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं कि किसी आवश्यक पक्ष यानी नेसेसरी पार्टी को शामिल न करने से क्या हो जाएगा? मुकदमे की बर्खास्तगी हो जाएगी। नेसेसरी पार्टी है सपना, नेसेसरी के बिना काम नहीं चलेगा। नेसेसरी पार्टी का मतलब यही होता है कि इनके बिना काम नहीं चलेगा। जब वाद के अनावश्यक व्यक्तियों को वाद में पक्षकार बना दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? असंयोजन, कुसंयोजन और सहसंयोजन की वाद संयोजन। कहते हैं इसको कुसंयोजन। कुसंयोजन को मिसजॉइंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? मिसजॉइंडर कहते हैं कुसंयोजन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए, कुसंयोजन और असंयोजन क्या है? देखिए, दो चीजें हैं। एक हम प्रयोग करते हैं नॉन ज्वाइंडर। नॉन ज्वाइंडर का मतलब ही लग रहा है ना जिसे ज्वाइंट नहीं किया गया, और मिस ज्वाइंडर का मतलब हो गया फालतू में शामिल कर लिया गया, इनको करना नहीं चाहिए था। तो नॉन ज्वाइंडर और मिस ज्वाइंडर, मिस ज्वाइंडर और नॉन ज्वाइंडर, ये दो प्रकार के चीजें होती हैं। अब नॉन ज्वाइंडर का मतलब शामिल नहीं किया गया, मिस ज्वाइंडर मतलब शामिल गलत आदमी को कर लिया गया। अब इसमें भी होता है, पार्टी जो होती है एक नेसेसरी पार्टी और एक होती है प्रॉपर पार्टी। अब कौन से पार्टी का नॉन ज्वाइंडर हो गया और कौन से पार्टी का नॉन ज्वाइंडर नहीं हुआ, मैटर करेगा। कहता है जो नेसेसरी है, जिसे होना ही चाहिए, उसे शामिल नहीं किया जाएगा तो वाद खारिज हो जाएगा। इससे पहले वाला प्रश्न आपने देखा था। लेकिन प्रॉपर पार्टी है, इसको हम क्या कहते हैं? आवश्यक पक्षकार और एक उचित पक्षकार। उचित पक्षकार रहेगा तो ठीक है, नहीं भी है तो कोई बात नहीं। उचित पक्षकार के नॉन ज्वाइंडर या मिस ज्वाइंडर से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात कहाँ लिखी गई है? ये बात लिखी गई है ऑर्डर नंबर 1 के रूल नंबर 9 में लिखी गई, ठीक है? और यही नहीं बल्कि सेक्शन 99 में भी ये बात लिखी गई।
देखिए वही प्रश्न आया है कि कोई वाद विफल हो जाता है उचित पक्षकार के असंयोजन से, आवश्यक पक्षकार के कुसंयोजन से, आवश्यक पक्षकार के असंयोजन से कि उचित पक्षकार के कुसंयोजन से। ये तो आप आराम से बता सकते हैं कि किसी पक्षकार के मिस ज्वाइंडर या नॉन ज्वाइंडर की वजह से वाद विफल नहीं होगा, लेकिन नेसेसरी पार्टी के नॉन ज्वाइंडर की वजह से वाद डिफीट हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 1, रूल नंबर 9, सेक्शन 99। नेक्स्ट है कि जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है, वहां उसके पश्चात वह इस प्रकार लोप किए गए या त्यक्त किए गए भाग के बारे में वाद नहीं ला सकते। कहाँ बात ये बताइए? किसी भाग को त्याग देता है, लोप कर देता है, नहीं लाता है, तो फिर उसके लिए जो छोड़ दिया है उस या त्याग दिया है उसके बारे में वाद नहीं लाएगा। ये बात लिखी कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आदेश 2 नियम 2 के अंतर्गत। वेरी गुड सपना, आदेश 2 नियम 2। बेटा क्लास तो आजकल डेली ही रह रही है, लेकिन टाइम ये सही नहीं है। जैसे अभी हम क्लास ले रहे हैं सीपीसी की, और कल सुबह भी लेंगे 9 बजे, और इतने में हम सीपीसी के आर्डर वाले पार्ट को खत्म कर देंगे। आज लेंगे अभी खूब, और कल सुबह 9 बजे भी लेंगे, फिर खत्म हो जाएगी सीपीसी। आर्डर चल रहा है ना, और एमसीक्यू के माध्यम से ही सारा रिवाइज करा देंगे। तो आर्डर 2 नियम 2 में ये बात कहा गई कि जो छोड़ दिए वो छोड़ दिए, और फिर उसके लिए नहीं ला सकते। ये देखिए, पढ़िए इसको कि 50,000 रुपए के भाटक पर एक परिसर ब को किराए पर देता है। ब पूर्ण वर्ष 2014, 15, 16 एवं 17 का बकाया किराया बकाया है और उसका भुगतान नहीं किया गया, और केवल 2014 और 15 की बकाया किराए के लिए 2018 में विरुद्धवाद लाता है। कौन कौन से साल का? 14 वाला और 15 वाला। और बाद में पृथक वादवादा 16 और 17 के बकाया भाटक हेतु विरुद्धवाद ला सकेगा, और बाद में पृथक वाद 16 और 17 के किराए के लिए नहीं ला सकता, और बाद में न्यायालय की अनुमति प्राप्त करके 16 और 17 का बकाया हेतु ब के विरुद्धवाद ला सकेगा, और बाद में ब की सहमति से 16 और 17 के भाटक हेतु विवाद ला सकेगा। क्या सही लग रहा है? जब उस समय नहीं लाया तो बी बाद में पृथकवाद द्वारा 16 और 17 का किराया के लिए वाद नहीं ला सकता। वाद कारणों का संयोजन यानी ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन किस प्रावधान में वर्णित है? आदेश 2 नियम 3, 2 नियम 2, 2 नियम 1 और 1 नियम 2। ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। प्रश्न ये भी होता है ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ कहाँ है? ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 1, ज्वाइंडर ऑफ प्लेंटिफ। ऑर्डर नंबर 1 रूल नंबर 3, ज्वाइंडर ऑफ डिफेंडेंट। ऑर्डर नंबर 2 रूल नंबर 3, ज्वाइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शन। ये आपका अगला प्रश्न है, इसको सॉल्व करिए। तो कि सीपीसी के अंतर्गत एक परिस्थिति में वाद के पक्षकार द्वारा अधिवक्ता की नियुक्ति की संविदा उस पक्षकार की मृत्यु के पश्चात भी जारी मानी जाएगी, वह कौन सी परिस्थिति है?
वह कौन सी परिस्थिति है? क्या क्वेश्चन है? सिविल प्रक्रिया संहिता उल्लंघन की परिस्थिति में वाद के पक्षकार अभियोग करने की संख्या उस पक्षकार की वह कौन सी परिस्थिति है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए कि जब तक प्लीडर न्यायालय को पक्षकार की मृत्यु की सूचना दे। निम्नलिखित में से कौन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा अधिवक्ता पर प्रक्रिया की तामील से संबंधित है? आदेश 3 नियम 5, आदेश 2 नियम 2, आदेश 7 नियम 3, आदेश 4 नियम 4। कौन सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा अधिवक्ता पर प्रक्रिया की तामील से संबंधित है? ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर नंबर 3 रूल नंबर 5, अधिवक्ता पर तामील। बहुरूपता का क्या अर्थ है? वाद कारणों का कुसंयोजन, पक्षकारों का कुसंयोजन, पक्षकारों का असंयोजन, ये वाद कारणों एवं पक्षकारों का कुसंयोजन। बहुरूपता ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाद कारणों और पक्षकारों का कुसंयोजन। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4 नियम 1 उपनियम 1 के अनुसार एक वाद तब संस्थित होता है। आदेश 4 नियम 1, जब वाद पत्र 2 प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। एक वाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, वाद पत्र 3 प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, या ए या बी या सी। क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वाद पत्र 2 प्रतियों में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता है तो वाद संस्थित मान लिया जाता है। और ये ऑर्डर नंबर 4 जो है वो सेक्शन नंबर 26 के साथ पढ़ा जाता है, क्योंकि वाद का संस्थित किया जाए ना, इसी में। जहां प्रतिवादी 30 दिन की अवधि के अंदर लिखित कथन प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां उसे न्यायालय द्वारा लेखबद्ध कारणों से विनिर्दिष्ट किए गए किसी ऐसे अन्य दिवस को लिखित प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञा दिया जाएगा। वह अवधि समन के निर्वाह से 45, 60, 90 या 120 दिवस के पश्चात की नहीं होगी, मतलब यही लिखा रहा होगा। तीस दिन के भीतर नहीं कर पाएगा तो 30 दिन के बाद बढ़ा के 60 दिन, मतलब कितना हो जाता है? 90 दिन के पश्चात की नहीं है। और ये भी ध्यान रखना है कि वाणिज्यिक न्यायालय वाले मामले में 120 दिन हो जाता है, वाणिज्यिक न्यायालय जो होते हैं। और ये बात 2015 में जोड़ी गई है। और ये नियम कहाँ है प्रतिवादी वाला? हालांकि ये प्रश्न जो होगा वो ऑर्डर नंबर 8 से होगा, अरे ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 1, ठीक है, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 1। ये है आपका अगला प्रश्न। ऑर्डर नंबर 8 में होगा। व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत औपचारिक रूप से समन की तामील के पश्चात कितने समय में लिखित कथन पेश किया जाएगा बताया गया है? 30 दिन, 45 दिन कि 60 दिन के उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं कि 45 कि 30 कि 60। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 30 दिन के भीतर।
30 दिन के सामान्य नियम 30 दिन ही है, बढ़ा के उसको 60 दिन बढ़ा के 90 किया जा सकता है। सीपीसी के अंतर्गत वाद पत्र की प्रतिलिपि को, वाद पत्र यानी प्लेंट की कॉपी को प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक नहीं है। न्यायालय की अनुमति से समन के साथ जोड़ा जा सकता है। वादी के अनुरोध पर समन के साथ जोड़ा जा सकता है। क्या सही है? वाद पत्र की प्रतिलिपि प्रत्येक समन के साथ जोड़ी जाएगी। कहां लिखा है? ये ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 2 है। ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 2 में लिखा है कि हर वाद पत्र के साथ और प्रत्येक समन के साथ वाद पत्र की कॉपी होगी। जवाब दावा में विनिर्दिष्टतः प्रख्यान किया जाना प्रावधानित है। जवाब दावा में विनिर्दिष्टतः प्रख्यान किया जाना आवश्यक है। सीपीसी के आदेश 8 नियम 2(4) में, सीपीसी के आदेश 8 नियम 1(6) में, सीपीसी के आदेश 8 नियम 3(5) में कि 8 के 7(9) में। स्पेसिफिक डिनायल किसमें है? स्पेसिफिक डिनायल का मतलब क्या होता है जानते हैं? कि पार्टिकुलरली उसे मना करिए। ये नहीं कि हम कोई बात नहीं स्वीकार करते, हम ये बात नहीं स्वीकार करते, हम ये बात नहीं स्वीकार करते, इस तरीके से। तो ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 5 दोनों में है। यहां तक कि रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर तुमको स्पेसिफिकली डिनायल नहीं करते तो जिस चीज को तुम डिनाई नहीं करते तो माना जाएगा कि तुम उस चीज को स्वीकार कर रहे हो। कोई भी न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है। अगर वह क्या कहता है? कोई भी न्यायालय उसकी मामूली आरंभिक अधिकारिता के सीमाओं के बाहर निवास करने वाले पक्षकार को स्वयं उपसंजात होने के लिए आदेश कर सकता है। अगर वह भारत में निवास करता है, उस राज्य की सीमाओं के भीतर निवास करता है जिसमें न्यायालय अवस्थित है, उस जिले की सीमाओं के भीतर निवास करता है, न्याय सदन से एक निश्चित सीमा के भीतर निवास करता है। क्या स्थिति है? इस सीमाओं के निवास करने वाले पक्षकार को आदेश कर सकता है। ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मैं बता देता हूं कि है क्या चीज। ये ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 4 है और ये कहता है कि वादी या प्रतिवादी जो भी हैं, पक्षकार जो हैं, उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए न्यायालय आदेश कर सकता है। कब? कहता है कि जब वो न्यायालय की सीमाओं के भीतर निवास करता है तो कर सकता है। न्यायालय की सीमाओं से बाहर तो निवास करता है लेकिन 50 मील से कम दूरी के भीतर निवास करता है तो बुला सकता है। 50 मील से अधिक दूरी पर तो निवास करता है लेकिन 200 मील से भीतर निवास करता है और उसके 5/6 भाग पर जाने आने के साधन मौजूद है तो वो उसे पर्सनल अपीयरेंस होने का आदेश कर सकता है। तो मोस्ट प्रॉपर ऑप्शन क्या इसमें लग रहा है? ऑप्शन नंबर डी। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9(3) के अनुसार प्रतिवादी पर समन तामीली का खर्च निम्न में से किसको वहन करना पड़ता है? प्रतिवादी पर समन की तामीली का खर्च किसको वहन करना पड़ता है? वादी को, प्रतिवादी को, न्यायालय को, कि आंशिक रूप से वादी और आंशिक रूप से प्रतिवादी? कौन खर्च उठाता है? प्रतिवादी पर अगर समन भेजना है तो उसका खर्चा वादी ही उठाएगा।
और इसीलिए तो है कि ऑर्डर नंबर 9 वगैरह में है ना कि अगर जो खर्चा है, रूल नंबर 2 होगा इसका, कि अगर जो खर्च है उस खर्च को वादी नहीं देता जो समन के लिए देना है, जो और खर्च देने हैं, तो वो उसका वाद क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। सीआरपीसी के भी सेक्शन 204 में यही बात है ना, न्यायालय का खर्च अगर नहीं देगा अभियोजन तो उसका मामला क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? कि जहां एक से अधिक अभियुक्त हैं, समन की कार्यवाही प्रत्येक अभियुक्त पर की जानी चाहिए। जहां कार्यवाही वकील द्वारा हस्ताक्षर की गई समन की एक प्रति पेश कर दी जानी चाहिए। अभियुक्त के लिए समन की कार्यवाही उसके नौकर पर नहीं की जा सकती। अभियुक्त समन प्राप्त करने के लिए एजेंट को अधिकार दे सकते हैं। इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि समन की कार्यवाही वकील द्वारा हस्ताक्षर की गई समन की एक प्रति पेश करके की जा सकती है। ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये होता है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं? समन की तामील प्रतिवादी पर या उसके एजेंट पर की जा सकती है। समन की तामील प्रतिवादी के लिए नौकर को उसके कुटुंब का सदस्य मानकर की जा सकती है। समन की तामील प्रतिवादी के परिवार के वयस्क स्त्री पर भी की जा सकती है। परिवार के किसी वयस्क पुरुष पर की जा सकती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं। प्रतिवादी के लिए नौकर को उसको कुटुंब का सदस्य मानकर नहीं की जा सकती, चाहे कितना ही उस नौकर का चेहरा मालिक से मिल रहा हो, क्योंकि उसमें बताया गया है ना। ऑर्डर नंबर 5 का रूल नंबर 15 होगा, जिसमें यह बताया गया है कि किसी भी प्रतिवादी के ऊपर या उसके परिवार के किसी भी वयस्क पुरुष या स्त्री पर किया जा सकता है, लेकिन जो नौकर है जो वहीं साथ में रहता है वो कुटुंब का सदस्य नहीं माना जाता। अगला प्रश्न, हम सोच रहे हैं कि यार ऑर्डर वाला पूरा पार्ट हम लोग खत्म कर दें। आज नहीं, आज और कल मिला के देखते हैं कि सीपीसी के अंतर्गत बड़ा बोरिंग हो जाता है ना, यूट्यूब पर क्वेश्चन कराना बहुत ही बोरिंग होता है, और उसमें भी जब नंबर ऑफ स्टूडेंट कम हो तब तो और भी माशाल्लाह। चलिए, ये संकट मेरे साथ बहुत दिन का नहीं है, बहुत दिन का नहीं है, किसी तरीके से संकट कट जाए। सीपीसी के अंतर्गत जब समन की तामील प्रतिवादी के घर की अनुपस्थिति के कारण उचित समय में से नहीं हो पाती, तो समन की तामील की जा सकती है किस पर? नौकर के वयस्क बेटे की, अवयस्क पुत्री की, मुनीम। क्या कह रहा है? ये वयस्क बेटे पर की जा सकती है। प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है। अब दस्ती समन क्या है वो भी बता देते हैं। दस्ती समन अरे कौन से है धारा के अंतर्गत, ये देख लीजिए। ये है ऑप्शन नंबर ए, ऑर्डर नंबर 5 रूल नंबर 9A। हाँ, यही दस्ती समन। और दस्ती समन क्या है?
कि जब वादी ही समन ले जाके दे दे, जैसे हम केस करने गए सपना के अगेंस्ट और कोर्ट ने कहा कि यार अब तो सपना को समन भेजना होगा, हमने कहा कि लीजिए हम ही ले जाके दे देते हैं, ठीक है। तो यही होता है दस्ती समन। भाई जनरली यही होता है ना कि हमारा झगड़ा किससे होता है, हमारे पड़ोसी से, हमारे रिश्तेदार से। तो जब जनरली उसी से हो रहा है तो सबसे आसान तरीका तो यही है कि हम ही ले जाके दे देंगे कि जल्दी से हमारा काम खत्म हो, ये भी जाए कोर्ट में और सुनवाई हो और बात खत्म हो। तो प्रतिस्थापित तामील किसके अंतर्गत आती है? सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। ऑर्डर 2 नियम 2, ऑर्डर 22 नियम 4, ऑर्डर 5 रूल 19, ऑर्डर 5 रूल 20। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो होती है आदर्श 5 नियम 20 प्रतिस्थापित तामील होती है। ये प्रतिस्थापित तामील का मतलब जब कोई नहीं मिलेगा तो दीवाल मिलेगी और दीवाल पे ले जाके चिपका है। और यही नहीं है, ये आपको सीआरपीसी में भी मिलेगा समन का सब्स्टिट्यूटेड सर्विस सेक्शन 65। सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है तब समन के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित हो सकता है? सूचना, निर्देश, पत्र, निवेदन। न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है तब समन के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित हो सकता है? ऑप्शन नंबर बी, निवेदन नहीं, पत्र। होता वो समन ही है, बस इज्जत से उसको लेटर कहते हैं, समन नहीं कहते। और ये बात आपको मिलती कहाँ है? ऑर्डर नंबर 5 के रूल नंबर 30 में मिलती है कि समन के स्थान पर जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको लेटर भेजिए। जैसे मान लीजिए राज्यपाल को भेजना है तो समन करके भेजेंगे, अच्छा लगेगा क्या? कलेक्टर को भेजा जा रहा है तो कलेक्टर वगैरह को तो समन कर देते हैं। जहां प्रतिवादी पाकिस्तान में निवास करता है वहां समन तामीली के लिए डाक द्वारा प्रेषित किए जाने के साथ साथ वैकल्पिक रूप से प्रतिवादी पर निर्वहन हेतु भेजा जा सकेगा। कैसे? पाकिस्तान में स्थित भारतीय उच्चायोग के माध्यम से, भारत में स्थित पाकिस्तान के उच्चायोग के माध्यम से, पाकिस्तान में स्थित संबंधित उच्च न्यायालय के माध्यम से जिसकी स्थानीय अधिकारिता में प्रतिवादी निवास करता, पाकिस्तान में स्थित उच्च न्यायालय से भिन्न ऐसे न्यायालय के माध्यम से जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वह व्यक्ति निवास करता है। क्या सही है? नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि पाकिस्तान में स्थित उच्च न्यायालय से भिन्न ऐसे न्यायालय के माध्यम से जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर वो व्यक्ति निवास करता है, जिसके नाम से समन भेजा जा रहा है। पैरवी में क्या शामिल है? पैरवी शब्द थोड़ा सा सुनने में अटपटा लग रहा होगा, आप लोग ये शब्द बहुत सुने होंगे, प्लीडिंग, इसी को पैरवी कहते हैं। पैरवी में क्या शामिल है? प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, एफिडेविट को ऑर्डर ऑफ कोर्ट, डिक्री ऑफ कोर्ट। ये हो जाएगा आपका प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। कहाँ है ये? ऑर्डर नंबर 6 में। ऑर्डर नंबर 6 बताता है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट शामिल है। नेक्स्ट है अभिवचन से आशय है वादपत्र या प्रतिवाद, वादपत्र या लिखित कथन,
वाद पत्र या लिखित कथन या प्रत्युत्तर, केवल वाद पत्र। अभिवचन से आशय है, बता ही चुके हैं। प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट, ये ऑर्डर नंबर 6 में प्लीडिंग की परिभाषा जो है वहीं पे बता दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अभिवचन का नियम नहीं है? प्लीडिंग का रूल है 4 ठो, है ना। ऑर्डर नंबर 6 के रूल नंबर 2 में बताया गया है बेसिक रूल ऑफ प्लीडिंग, यानी कि अभिवचन के साधारण नियम। कहता है उसमें से कौन सा नहीं है। तथ्यों का अभिवचन करें, विधि का नहीं। विधि का कथन करने और तथ्यों का अभिवचन करें। केवल सारभूत तथ्यों का अभिवचन करें, तथ्यों का अभिवचन करें, साक्ष्य का नहीं। इसमें से सही नहीं है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विधि का कथन करने और तथ्यों का अभिवचन करें। गलत बात है, बाकी सब सही है। अभिवचन यानी इसको कहते हैं, प्लीडिंग को परिभाषित किया गया है कहां? सीपीसी के ऑर्डर 6 के रूल 1 में, 6 के रूल 2 में, 8 के रूल 1 में, 8 के रूल 2 में। कहां बताया गया? वेरी गुड, सीपीसी के ऑर्डर 6 के रूल नंबर 1। नेक्स्ट है, अभिवचनों को केवल विचारण न्यायालय, केवल प्रथम अपीली न्यायालय, विचारण न्यायालय तथा प्रथम अपीली न्यायालय अथवा द्वितीय अपीली न्यायालय, केवल द्वितीय अपीली न्यायालय के समक्ष संशोधित किया जा सकता है। अभिवचनों को कहां संशोधित किया जा सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केवल अपीली न्यायालय के समक्ष। अभिवचन अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए। किसके द्वारा? केवल पक्षकार द्वारा, केवल प्लीडर द्वारा, प्लीडर और पक्षकार दोनों के द्वारा, प्लीडर और उसके उत्तराधिकारी द्वारा। अवश्य हस्ताक्षरित होना चाहिए। किसके द्वारा? प्लीडर और पक्षकार दोनों के द्वारा। ये है आपका अगला प्रश्न कि सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है निम्न में से किस उद्देश्य हेतु? इसमें अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है किस उद्देश्य हेतु? न्यायालय का समय बचाने हेतु, पक्षों का समय बचाने हेतु, कि विवाद के वास्तविक प्रश्न की अवधारणा हेतु जो उसमें अंतर्वलित है? उपयुक्त में से कोई। विवाद के वास्तविक प्रश्न के अवधारण हेतु जो उसमें अंतर्वलित है। ऑप्शन नंबर सी। स्वैच्छिक संशोधन के संबंध में प्रावधान किसके अंतर्गत किया गया है? स्वैच्छिक संशोधन 6-7, ऑर्डर 6-15, ऑर्डर 6-17, ऑर्डर 6-19। स्वैच्छिक संशोधन कहां है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑर्डर नंबर 6 रूल नंबर 70। वेरी गुड, वॉलंटरी अमेंडमेंट। वो तो वॉलंटरी अमेंडमेंट हो गया। अब एक होता है ना कंपल्सरी अमेंडमेंट, यानी अनिवार्य संशोधन। ये बात कहां है? सेक्शन 6 रूल नंबर 16। यही है ना। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अभिवचन को संशोधित किया जा सकता है
प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष, विचारण न्यायालय के समक्ष, द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष, केवल ए, बी और सी के समक्ष अभिवचन को संशोधित किया जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय, विचारण न्यायालय, द्वितीय अपीलीय न्यायालय के समक्ष। ऑप्शन नंबर डी। जहां संशोधन समाहित करने हेतु आदेश में कोई समय परिसीमित नहीं किया गया है, तो संशोधन किया जा सकेगा आदेश की तारीख से युक्तियुक्त समय के भीतर, 14 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर कि 30 दिन के भीतर। संशोधन के लिए परिसीमित समय नहीं है, तो सामान्य नियम क्या है कि कितने दिनों के भीतर संशोधन कर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये बात ऑर्डर नंबर 6 के रूल नंबर 18 में बताया गया है। भाई रूल नंबर 17 में परमिशन ली जाती है कि अमेंडमेंट कर लें, कोर्ट कहता है कर लो, तो लेकिन तुमको इतना समय के भीतर ही कर लेना है, तो उसने निर्धारित कर दिया तो उतने समय के भीतर करना होगा। और अगर उसने निर्धारित नहीं किया तो 14 दिनों के भीतर किया जाएगा। और रूल नंबर 18 यही बात करता है। कोई पक्षकार सीपीसी के अनुसार संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचनों में संशोधन नहीं करता, तो न्यायालय अनुमति के बिना वह संशोधन नहीं कर सकता। सही ऑप्शन 15 दिन, 90 दिन, 14 दिन, 30 दिन। क्या कह रहा है ऑप्शन नंबर सी, 14 दिन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, सपना एमसीक्यू भी बहुत सॉल्व करती है, चाहे वो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हो चाहे वो यूट्यूब चैनल पर। कोई पक्षकार सीपीसी के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन करने की अनुमति प्राप्त करने के आदेश के कितने दिन तक अभिवचन में संशोधन नहीं करता। अरे यार, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 7 रूल 1 संबंधित है अभिवचनों के अर्थ से, लिखित कथन से, वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों से, में से कोई नहीं। अब ऑर्डर जो 7 जो है ना, वो तो प्लेंट से रिलेटेड है, जिसको हम वाद पत्र कहते हैं। इसका रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कंटेंट्स ऑफ प्लेंट, यानी प्लेंट में अंतर वस्तु क्या होनी चाहिए, प्लेंट की अंतर वस्तु क्या होनी चाहिए। सीपीसी के ऑर्डर 7 रूल 1 के अंतर्गत ऑप्शन नंबर सी, क्या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात ऑर्डर 7 रूल 10 व्यवहार प्रक्रिया के अधीन वाद पत्र लौटाने जाने का निर्देश दे सकेगा। क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। क्या अपील या पुनरीक्षण न्यायालय वाद में पारित डिक्री को अपास्त करने के पश्चात ऑर्डर 7 रूल 10 सीपीसी के अंतर्गत वाद पत्र के लौटाने का निर्देश दे सकेगा। ऑर्डर नंबर ऑप्शन नंबर ए नहीं, तकनीकी कारणों से निर्देश दे सकेगा, पक्षकारों की सहमति से दे सकेगा, हाँ निर्देश दे सकेगा। का सही ऑप्शन है यस, ऑप्शन नंबर डी। और ये बात है कहां, लिखा ही है ऑर्डर नंबर 10 और 7 रूल नंबर 10। जो काम लोअर कोर्ट कर सकती है वो काम अपील और पुनरीक्षण न्यायालय भी कर सकती है, रिटर्न ऑफ प्लेंट।
वादी को उसका वाद पत्र किन परिस्थितियों में वापस लौटाया जा सकता है? जब वाद पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज पेश नहीं किए गए, जब वाद पत्र गलत न्यायालय में पेश किया गया, जब वाद पत्र में किसी आवश्यक पक्षकार को नहीं जोड़ा गया, जब वाद पत्र में निर्धारित समयावधि में संशोधन नहीं किया गया। क्या कह रहा है? किन परिस्थितियों में लौटाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी कहता है जब वाद पत्र गलत न्यायालय में पेश कर दिया गया। गलत जगह चले जाएंगे तो कहेगा ना कि सही जगह जाइए, लीजिए अपना कागज पत्तर। सीपीसी के तहत वाद पत्र का लौटाया जा सकता है जहां वाद ऐसे न्यायालय में संस्थित किया गया है जिसे अंतर्निहित अधिकारिता नहीं है, धन संबंधी अधिकारिता नहीं है, क्षेत्रीय अधिकारिता नहीं है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा वाद पत्र के नामंजूर किए जाने का आधार नहीं है? वाद पत्र का नामंजूर किया जाना है कहां? ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 11। कुछ ग्राउंड बताए गए हैं जिन ग्राउंड पर रिजेक्ट हो जाता है, तो उसमें से कौन सा ग्राउंड नहीं है जहां वाद हेतु प्रकट नहीं होता? बी कहता है जहां वाद पत्र ऐसे न्यायालय में दाखिल किया गया है जो विचार करने में अक्षम है, जहां वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित प्रतीत हो रहा है, जहां वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर ऐसे न्यायालय में दाखिल किया जाता है जो उसका विचार करने में सक्षम नहीं है तो प्लेंट रिजेक्ट नहीं होगा, रूल नंबर 10 लागू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिटर्न कर दिया जाएगा। रिटर्न कर दिया जाएगा। एक प्रतिवादी एक वाद की अस्वीकृति के लिए अदालत में प्रार्थना कर सकता है। एक प्रतिवादी वाद पत्र की अस्वीकृति के लिए न्यायालय में प्रार्थना कर सकता है। अगर स्टाम्प लिखाई साफ नहीं है, अगर वह संसद के एक और अधिनियम द्वारा वर्जित है, अगर वाद विदेशी भाषा में बना है और उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अगर वह संसद के एक और अधिनियम द्वारा वर्जित है। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11। ऑर्डर 7 रूल 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद पत्र प्रस्तुत करना प्रांग न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित है। केवल नामंजूरी के कारण ही वादी नया वाद पत्र प्रस्तुत करने से प्रभावित नहीं हो जाएगा। आदेश 10 नियम 13 के अंतर्गत वर्जित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रावधान में वाद पत्र के नामंजूर किए जाने पर उसी वाद हेतु के बारे में नया वाद प्रस्तुत करना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर प्लेंट रिजेक्ट भी हो जाता है तो भी उसी आधार पर फिर से वाद संस्थित किया जा सकता है, रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा। जबकि आप जानते हैं सेक्शन नंबर 2 के क्लास नंबर 2 के अंतर्गत जो डिक्री की परिभाषा थी उसमें यह बात बताया गया था कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट
रिजेक्शन ऑफ प्लेंट डिक्री है और एक बार किसी सक्षम न्यायालय ने कोई डिक्री पास कर दी तो उसी काज ऑफ एक्शन के आधार पर फिर से नया वाद नहीं लाया जाएगा। ये हम नियम पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ कहता है प्लेंट ही रिजेक्ट हो गया है तो वहां रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा, उसी आधार पर फिर से वाद संस्थित किया जा सकता है। सही। ये बात कहाँ बताई गई पता है? ऑर्डर नंबर 7 का रूल नंबर 13 होगा। वेरी गुड सपना जी। ये है आपका अगला प्रश्न। कि वाद पत्र को स्वीकार किया जा सकता है जब दावा किए गए अनुतोष का मूल्यांकन उचित नहीं है, जब दावा काल बाधित नहीं है, जब वाद पत्र उचित स्टाम्प पर नहीं लाया गया है, जब उससे कोई वाद हेतु प्रकट नहीं होता। वाद पत्र को स्वीकार किया जा सकता है किस आधार पर? ऑप्शन नंबर बी। जब काल बाधित है नहीं, मतलब टाइम बार्ड है ही नहीं, तो क्यों नहीं उसको स्वीकार किया जाएगा? बिल्कुल स्वीकार किया जाएगा। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है। आसान सवाल। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 11 में है और रूल नंबर 13 ये कहता है कि अगर प्लेंट रिजेक्ट भी हो जाता है तभी उन्हीं आधारों पर फिर से नया वाद लाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने धारित किया कि समन के तामील होने की तिथि से 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है? धारित किया कि समन के तामील हो जाने के 90 दिन के बीत जाने के बावजूद भी किया जा सकता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कैलाश बनाम ननकू। कैलाश बनाम ननकू के केस में कहा गया था कि 90 दिन बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जहां वाद पत्र अस्वीकार हो जाता है तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता, नया वाद प्रस्तुत कर सकता है केवल उच्च न्यायालय की आज्ञा से ही वाद प्रस्तुत कर सकता, कोई नहीं। कई बार हो गया डिस्कस इस बात पर कि वो नया वाद प्रस्तुत कर सकता है, नामंजूर हो जाने से रेस जुडिकाटा लागू नहीं हो जाएगा। ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 13। वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहते हैं। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश किए जाने चाहिए? वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ उन दस्तावेजों को पेश किया जाना अपेक्षित है जिनका सहारा पक्षकार लेना चाहते हैं। ऐसे दस्तावेज कब तक पेश किए जाने चाहिए? वाद पत्र एवं लिखित कथन के साथ ही विवाद्य तय किए जाने से पूर्व, निर्णय के समय, किसी भी समय। इसका कहने का मतलब है कि जब भी आप प्लेंट ले जाएं, जब भी आप रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो जब अपना प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके साथ ही वो आपको दे देना चाहिए उस जिस पर वो निर्भर करता है। और ये बात वाद पत्र के संबंध में ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर 14 में ये बात बताई गई। और वही कहें लिखित कथन के संबंध में ये ऑर्डर नंबर 8 रूल नंबर 1A में बताया गया है कि प्लेंट चाहे रिटर्न स्टेटमेंट कोई व्यक्ति ले जाता है तो उसके साथ साथ उसकी जिन पर वो समर्थन, जिनके आधार पर वो दावा करता है, उन दस्तावेजों की प्रतियां भी।
ऐसे दस्तावेज जिन पर वादी अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। कब? वाद पत्र के साथ न्यायालय द्वारा समन जारी किए जाने हेतु पारित आदेश की तिथि से 7 दिन के भीतर, न्यायालय द्वारा विवाद बिंदुओं का निर्धारण हेतु निर्धारित तिथि वाद की सुनवाई के समय या उससे पूर्व। क्या होगा इसका आंसर? ये वाद पत्र के साथ ही होगा। अगर आप धारा कहेंगे तो ऑर्डर नंबर 7, रूल नंबर 14। वे दस्तावेज जो वादी द्वारा वाद पत्र के साथ अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए किंतु उन्हें नहीं किया गया या उन्हें बाद में वादी की ओर से साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है, या उन्हें बाद में वादी की ओर से साक्ष्य में स्वीकार किया जा सकता है? नहीं, हाँ, केवल न्यायालय की अनुमति से, केवल वाद बिंदु तैयार होने से पूर्व, केवल न्यायालय की अनुमति से। जब करना था तो किए नहीं, तो बाद में कोर्ट की परमिशन से ही। और एविडेंस में भी ये बात आपने देखी है। कौन सी धारा, एक बार आप बताइए, एविडेंस में ऐसी कौन सी धारा है जो ये कहती है कि जो डॉक्यूमेंट जब जरूरत थी आप नहीं पेश करते तो बाद में आप पेश कोर्ट की परमिशन के बिना या विपक्षी पार्टी के परमिशन के बिना नहीं कर सकते? बताइए कौन सी धारा है एविडेंस की? गुड इवनिंग शिव जी। ये हुई ना बात, सेक्शन 164, सेक्शन 164। कोमल तिवारी, गुड इवनिंग। नेक्स्ट है आपका कि एक प्रतिवादी को अपना लिखित कथन न्यायालय में जिस समय देना होता है वह है समन की तामीली के 30 दिन के भीतर। कितनी बार सारी बोलोगे? समन की तामीली के 40 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर कि 90 दिन के भीतर? एक प्रतिवादी को लिखित कथन न्यायालय में सामान्य नियम यही है कि समन की तामीली के 30 दिन के भीतर करना पड़ता है। और ये बात आपको ऑर्डर नंबर 8 की रूल नंबर 1 में लिखी गई। लेकिन अगर इसे बढ़ाने की बात कहें तो न्यायालय अपने विवेक का प्रयोग करते इसे समन की तामीली से 90 दिन तक के लिए बढ़ा सकता है। मतलब 30 दिन तो पहले ही था, प्लस 60 दिन एक्सटेंड कर सकता है, यानी कुल 90 दिन हो जाएगा। ये नहीं कि 90 प्लस 30 नहीं है, 30 है, उसी को बढ़ा के 90 तक कर सकता है। चुनौती देने वाले प्रतिवादी की याचिका को वास्तव में कहा जाता है, चुनौती देने वाले प्रतिवादी की याचिका को क्या कहा जाता है? प्ली फॉर कैवियट, प्ली फॉर एडजर्नमेंट, प्ली फॉर डिम्यूरर, प्ली फॉर रिजर्वेशन ऑफ एविडेंस, रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्ली फॉर डिम्यूरर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब हम भी डिनर के लिए जाएंगे, बस यही बात है। नेक्स्ट कि सिविल प्रक्रिया संहिता में मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित आदेशों में से किसमें अंतर्निष्ठ है? मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध किसमें अंतर्निष्ठ है? नहीं समझे बेटा, हम भी नहीं। ऑर्डर नंबर 8 होगा। कहां गया ऑर्डर नंबर 8?
रूल नंबर 6 और फिर उसके बाद 6 ABCDEFG। सेट ऑफ इसको कहते हैं, सेट ऑफ, और इसको काउंटर क्लेम। अच्छा, सेट ऑफ सीआरपीसी के कौन से धारा में है? सपना नहीं ध्यान है। सीआरपीसी के कौन से धारा में है सेट ऑफ? सेक्शन 428 में, 428 में 428 में है कि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या ट्रायल के दौरान जो जितनी सजा काट लेगा, फिर उसको जो कन्विक्शन होगा तो उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अधीन मुजरा कब अनुमन्य है? जब वाद संपत्ति की वसूली का है, जब प्रतिवादी द्वारा जिस धनराशि का वह मुजरा चाहा गया है वह अभिनिश्चित है, जब वसूल की जाने वाली संपत्ति का मूल्य 2 लाख रुपए से कम हो, जब प्रतिवादी वाद की सुनवाई की किसी भी स्थिति का लेखा लिखित कथन अभिकथित करता है। मुजरा कब हो सकता है? ये हो सकता है ऑप्शन नंबर बी के अनुसार कि प्रतिवादी जिस धनराशि का मुजरा चाहा गया है वह अनिश्चित है। निश्चित धनराशि का ही मुजरा होता है, जब निश्चित धनराशि नहीं होगी तो नहीं होगी। ए एवं बी द्वारा 1000 के लिए सी के विरुद्ध वाद लाते हैं। सी का एक ऋण है जो ए द्वारा उसे शोध्य है। यहां सी उस ऋण का ए एवं बी 1000 के लिए सी के विरुद्ध वाद लाते हैं। सी का एक ऋण है जो ए द्वारा उसे शोध्य है। यहाँ सी उस ऋण का मुजरा बी के विरुद्ध कर सकता है, मुजरा ए के विरुद्ध कर सकता है, मुजरा एवं बी दोनों के विरुद्ध कर सकता है, मुजरा नहीं कर सकता जो केवल ए के विरुद्ध शोध्य है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो मुजरा नहीं कर पाएगा क्योंकि बात अगर 2 लोगों की है तो दोनों के विरुद्ध जब बकाया रहा होगा तभी कर सकता है। साम्यिक मुजरा और विधिक मुजरा में कौन सा अंतर सही है? साम्यिक मुजरा और विधिक मुजरा में कौन सा अंतर सही है? साम्यजनक यानी साम्यिक मुजरा अनिश्चित धनराशि के लिए एवं वैधानिक मुजरा निश्चित धनराशि के लिए किया जाता है। साम्यिक मुजरा एक से अधिक प्रतिवादी होने पर होते हैं। कानूनी मुजरा एक पक्षकार के विरुद्ध होता है। दोनों कथन सत्य हैं, दोनों असत्य का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जो इक्विटेबल सेट ऑफ है वो अनसर्टेन अमाउंट के लिए होता है, जबकि लीगल सेट ऑफ सर्टेन अमाउंट के लिए ही होता है। नेक्स्ट आपका ये है, कल सुबह हम लोग फिर से मिलेंगे और सीपीसी का काम तमाम करके ही मानेंगे। वैसे भी शाम को मैंने बहुत सारे प्रश्न करा दिए। ये बात अलग है कि मैंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया, बहुत कम ही जगह जगह पर एक्सप्लेन किया है क्योंकि मज़ा नहीं आ रहा था हमको भी। तो कल तो ख़त्म ही हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं है। यदि किसी मामले में जिसमें प्रतिवादी प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक दिया जाता है, बंद या खारिज कर दिया जाता है, तो प्रतिदावा रोक दिया जाएगा, जारी रहेगा, उच्च न्यायालय की अनुमति से जारी रहेगा, कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। प्रतिवादी प्रतिदावा उठाता है, वादी का वाद रोक भी दिया जाए ना तो प्रतिदावा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी ये क्या रहेगा, ये जारी रहेगा।
क्यों? क्योंकि प्रतिदावा जो होता है ना, प्रतिदावा का मतलब ही यही होता है कि वो इंडिपेंडेंट सूट होता है। शिप्रा पांडे जी, वो क्या है? वो इंडिपेंडेंट है। प्रेरणा सिंह, हेलो बेटा। एक तो हेलो कह रही लड़की, उसमें भी इतनी आलसू, एचएलओ हेलो। नींद आ रही है बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा बहुत है, अब मेरे पास समय उतना नहीं है, टाइम यूट्यूब का बहुत है मेरे पास। चले आगे बढ़े। ऑर्डर 9 रूल 2 सीपीसी के अनुसार जब वादी के द्वारा आह्वान शुल्क यानी खर्चा अदा करने के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी पर समन की तामीली नहीं की जा सकी, तब न्यायालय क्या करेगा? केवल दावे को निरस्त करेगा, न्यायालय के परिव्यय पर समन जारी करेगा, आदेशित कर सकता है, केवल वादी के आवाहन शुल्क जमा करने का हेतु समय देगा, या तो दावे को निरस्त कर सकता है या वादी के आह्वान शुल्क जमा करने हेतु समय दे सकता है। क्या सही है? इसका सही है, या तो दावे को निरस्त कर सकता है या आह्वान शुल्क जमा करने हेतु समय दे सकता है। हाँ, आजकल तो शॉर्टकट का जमाना है भाई। कोई वाद खारिज किया जा सकता है अगर प्रतिवादी के नाम निकाले गए समन की तामील के बिना लौटाए जाने के पश्चात उस तारीख से 30 दिन के भीतर, 60 दिन के भीतर, 1 माह के भीतर, 2 माह के भीतर की अवधि तक वादी न्यायालय से नए समन निकालने के लिए आवेदन करने में सफल रहता है। सारे ऑप्शन गलत हैं, मैं इसका सही ऑप्शन बता देता हूँ। इसमें तो सारे ऑप्शन ही गलत हैं। इसमें 7 दिन है, 7 दिन। कहाँ है ये? ऑर्डर नंबर 9 के रूल नंबर 5 के सब रूल 1 में। ये बदल गया है। पहले 1999 में जो है ना, 1999 में ये 60 अरे क्या कहते हैं, 30 दिन पहले हुआ करती थी। तो अब 30 दिन के मतलब 1 माह हुआ करता था, लेकिन अब उसे 7 दिन करना है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद कल मिलेंगे। यदि वाद की सुनवाई होने के लिए पुकार होने पर वादी उपसंजात नहीं होता तो वाद खारिज हो जाएगा, एक पक्षी सुनवाई की जाएगी, नामंजूर हो जाएगा कि लौटा दिया जाएगा। क्या कर रहा है? खारिज हो जाएगा भाई। वादी केस करके